केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह। 10 बज रहे हैं और ये वक्त है आपको कुछ ऐसी खबरें दिखाने का जो दावा है ना आपने से पहले कहीं देखी होगी और ना ही कहीं सुनी होगी। आज खबरों की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश से। बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। मुख्यमंत्री योगी ने गोरखपुर में विकास कार्यों का उद्घाटन किया और विपक्ष को याद दिलाया कि कैसे गोरखपुर से मच्छर और माफियाओं का सफाया किया गया। बगैर समाजवादी पार्टी का नाम लिए योगी ने उनके शासनकाल में दंगाइयों और माफियाओं की साठगांठ पर बड़ा हमला बोला। लोगों को चेताया कि यूपी के विकास में परिवारवादी और जातिवादी ताकतें रोड़ा अटकाने का काम करेंगी। और क्या कुछ खास कहा गया मुख्यमंत्री की ओर से, दिखाते हैं आपको रिपोर्ट में। गोरखपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। निशाने पर थी समाजवादी पार्टी। हालांकि योगी ने ना तो समाजवादी पार्टी का नाम लिया और न ही उसके अध्यक्ष अखिलेश यादव का, लेकिन उनका इशारा ही ये बताने के लिए काफी था कि बाबा के टारगेट पर कौन है। ये माफियाओं को और मच्छरों को पनपाने का कभी एक केंद्र हुआ करता था, आज गोरखपुर को एक नई पहचान दे रहा है। वह पहचान है विकास की। विकास अब केंद्रित एक जनपद में एक परिवार की विरासत बनकर के नहीं रहेगा, बल्कि समग्र प्रदेश को उस विकास के साथ हम जोड़ने का काम करेंगे और विकास की इस प्रक्रिया के साथ प्रदेश को विकसित भारत के अभियान का सारथी बनाने का काम करेंगे। गोरखपुर में योगी का ये अंदाज देखिए। विकास हो या फिर लॉ एंड ऑर्डर, योगी का स्ट्राइक रेट 100% है। 2017 के बाद से यूपी की सूरत बदलने के काम में लगे योगी आदित्यनाथ ने 2017 के पहले की भी याद दिला दी। उन्होंने यूपी सरकार पर निशाना साधने वाले लोगों को एक एक कर निशाने पर लिया और उन पर चुन चुन कर वार किए। योगी ने दो टूक कहा कि पहले के यूपी और अब के यूपी में जमीन आसमान का अंतर है। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में क्या था? भय था, आतंक था, उपद्रव था, अराजकता थी, बीमारी थी, दंगे थे। न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। ये कौन लोग थे जो जाति की राजनीति करते हैं? ये वही लोग हैं जिन्होंने आप सबके सामने, प्रदेशवासियों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। योगी का मैसेज क्लियर था कि यूपी में ना दंगा चलेगा, ना ही माफिया राज। अगर इससे कोई इत्तेफाक ना रखता हो तो फिर उसका पक्का इलाज होना तय है। सीएम के निशाने पर सिर्फ दंगाई और उपद्रवी नहीं थे, बल्कि उनके हमदर्द भी थे। योगी ने बगैर नाम लिए ये तंज कस दिया कि यूपी में जब जब दंगाइयों को खदेड़ा गया तो कुछ लोगों ने जातिवाद का झुंझुना बजाकर इस प्रक्रिया को रोकने की कोशिश की। जो दंगाइयों के हम परस्त थे, उनके सामने नाक रगड़ते थे दंगाइयों के सामने। आज जब दंगाई अपने बिल के अंदर घुस चुका है और जो घुसना नहीं चाहता था उसको जबरदस्ती नाक रगड़ करके आज प्रदेश को दंगा मुक्त करने का कार्य किया, तो उसके जितने भी हमदर्द थे वे सब परेशान हो उठे हैं, क्योंकि उन सब की आजीविका पर इसका बुरा असर पड़ गया है। कुल मिलाकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी जमीन गोरखपुर से विपक्षियों पर टारगेटेड अटैक किए, चाहे परिवारवाद हो या फिर जातिवाद। योगी ने किसी भी मुद्दे पर बख्शा नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया कि वो दौर गया जब यूपी में धर्म, जाति या परिवार के इर्द गिर्द ही सरकारें बनती और बिगड़ती थी। नए दौर में यूपी में सिर्फ जनता काम देखती है और यही काम 2027 में तय करेगा कि यूपी का सियासी ऊंट किस तरफ करवट लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी से उत्तर प्रदेश के लोगों को समाजवादी पार्टी के शासनकाल की याद दिला रहे हैं। बढ़ते हैं खबरों में आगे और अब बात करते हैं अखिलेश यादव की। एक तरफ योगी समाजवादी पार्टी पर निशाना साध रहे हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी के साथ मिलकर इंडी गठबंधन के अंदर नई जंग छेड़ने की तैयारी कर ली है। 2024 में एनडीए के खिलाफ जोर लगाने वाले इंडी में नेतृत्व बदलने की मांग लंबे वक्त से उठ रही थी, लेकिन अब अखिलेश ने इसमें सीधे ममता बनर्जी का नाम लाकर नई बहस को अलग लेवल पर ला दिया है। क्या कहा अखिलेश यादव ने जिस पर इतना बवाल मच गया, आपको इस खास रिपोर्ट में दिखाते हैं। 2027 में सत्ताधीश होने का दावा कर रही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव बंगाल दौरे पर थे। वहां सत्ताधीश ममता बनर्जी से मुलाकात के बाद बीजेपी पर हल्ला बोल दिया। अखिलेश ने ममता को केंद्रीय एजेंसियों और चुनाव आयोग का पीड़ित बताया और आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ममता बनर्जी को परेशान कर रही है। लेकिन ये एसआईआर के बहाने हम लोग पहली बार देख रहे हैं कि आदरणीय मुख्यमंत्री दीदी को परेशान करने का काम कर रहे हैं। शायद देश में एसआईआर के बहाने किसी को नहीं परेशान किया होगा, लेकिन हमें भरोसा है बंगाल की जनता पर। यहाँ की जनता अपनी दीदी के प्रति जो प्यार लगाव है वो पुनः यहाँ से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। बीजेपी की लड़ाई जो वो है वो हारने की लड़ाई है उनकी। वो सोचते हैं कि इज्जत से हार जाएं, इज्जत से हारना चाहते हैं, लेकिन यहाँ की जनता हराएगी। अगले साल यूपी में विधानसभा चुनाव है, लेकिन जनता का मूड सरकार के खिलाफ नहीं दिख रहा है, जिससे अखिलेश यादव परेशान है। बीजेपी की घेराबंदी करने के बजाय उल्टा सपा और अखिलेश यादव अपने बयानों पर घिर जाते हैं। सपा जमीन पर बीजेपी से पीछे नजर आ रही है। क्या ममता से मुलाकात के बहाने अखिलेश उनसे गुण लेने गए हैं कि कैसे बीजेपी को काउंटर किया जाए? मुलाकात के बाद बाहर आकर अखिलेश यादव ने ये बड़ी बात कह दी कि पूरे देश में बीजेपी से कोई मुकाबला कर रहा है तो वो सिर्फ ममता बनर्जी है। उन्हीं के तरीकों से बीजेपी से मुकाबला किया जा सकता है। अगर भारतीय जनता पार्टी से कोई मुकाबला कर रहा है तो यहाँ की मुख्यमंत्री आदरणीय ममता बनर्जी जी मुकाबला कर रहे हैं, और यही मुकाबला करने से भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला किया जा सकता है। हाल में ही कोलकाता में आईपैक के दफ्तर में ईडी की रेड पर दखल देने के लिए ममता की चारों तरफ आलोचना हुई, लेकिन अखिलेश ने उनकी दीदीगिरी को सही ठहराया और कहा कि टीएमसी अध्यक्ष ने केंद्र सरकार की डिजिटल डकैती को बचा लिया क्योंकि बीजेपी डेटा चोरी करना चाह रही थी। एसआईआर एनआरसी था क्योंकि कई लोगों को नागरिकता साबित करनी पड़ी। अभी तक तो वोट चोरी की बात कर रहे थे, लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं दीदी को कि जिन्होंने डिजिटल डकैती को बचा लिया। सोचिए, डिजिटल डकैती की उन्होंने, वो क्या हासिल करना चाहते थे? आपकी जो डेटा है उसको हासिल करना चाहते थे। अखिलेश ने भले ही साफ साफ नहीं कहा, लेकिन इशारों में ममता को सबसे बड़ा लड़ैया बताना। क्या मांग है कि इंडी गठबंधन का नेता ममता को बनाया जाए? क्या अखिलेश के इस बयान का मतलब ये निकाला जाए कि इंडी गठबंधन की कमान ममता बनर्जी के हाथ सौंपी जाए? राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी बीजेपी और मोदी के सामने फेल साबित हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बता दें आपको, इससे पहले बिहार में कांग्रेस की तरफ से ऐलान किया गया, आरजेडी की तरफ से जो दूरियां थी वो बढ़ गई, और अब यूपी बंगाल में चूंकि चुनाव होने वाले हैं तो उससे पहले ही अखिलेश यादव की ओर से ऐलान किया गया, उसके बाद गठबंधन को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। बढ़ते खबरों में आगे और अब बात करेंगे राजस्थान के नागौर में मिले विस्फोटकों के जखीरे की। सुलेमान नाम के शख्स ने फार्म हाउस पर 10,000 किलो विस्फोटक का भंडार जुटा रखा था। आपको दिल्ली में लाल किले के सामने हुआ ब्लास्ट तो याद ही होगा। उसमें जितना विस्फोटक इस्तेमाल हुआ था उसे करीब 3 गुना ज्यादा अमोनियम नाइट्रेट जुटाकर यहां रखा गया था। अगर इस विस्फोटक में धमाका होता तो पूरा का पूरा शहर ही नक्शे से मिट जाता। और अब यही वजह है कि जो एजेंसियां हैं वो चौकन्नी हो गई हैं। पूरे मामले की जांच की जा रही है। देखिए कैसे।
दिल्ली के बाद राजस्थान को दहलाने की साजिश। क्या राजस्थान में कुछ बड़ा होने वाला था जिसको समय रहते रोक लिया गया? नागौर से मिला विस्फोटक का जखीरा। इस जगह से ही वो 9,550 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया। सुलेमान का जिहादी प्लान। जिसका ये फार्म हाउस बताया जा रहा है सुलेमान, उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उससे पूछताछ लगातार आगे की जा रही है। ये तस्वीरें दिल्ली की है। 10 नवंबर 2025 को दिल्ली दहल उठी थी। दिल्ली के दिल लाल किले के सामने एक कार में हुए धमाके ने पूरे देश को दहशत से भर दिया था। ये एक टारगेटेड अटैक था, सोचा समझा धमाका। और इस धमाके के लिए जिस अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल हुआ था, उसका एक बड़ा जखीरा एक बार फिर बरामद हुआ है। इस बार आतंकियों के निशाने पर दिल्ली के करीब 450 किलोमीटर दूर राजस्थान का नागौर था, जहां सुलेमान नाम के एक जिहादी ने अपने एक फार्म हाउस पर 1000 किलो के आसपास अमोनियम नाइट्रेट जुटा रखा था। ये दिल्ली धमाके के बाद फरीदाबाद से जब्त किए गए अमोनियम नाइट्रेट से 3 गुना ज्यादा है। यानी सिर्फ कार नहीं बल्कि पूरा का पूरा शहर उड़ सकता था। मेरे पीछे आप ये फार्म हाउस कह लीजिए, इस जगह से ही वो 9,550 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया। और आप इस लोकेशन के बारे में समझेंगे, अगर मेरे विजय महेश जी आपको तस्वीरें दिखाएं तो बिल्कुल खेतों के बीच का ये पूरा इलाका। यहाँ पे पहुंचने के लिए भी तकरीबन मेन रोड से 4 किलोमीटर आपको अंदर आना पड़ेगा। बिल्कुल सुनसान जगह पर इस फार्म हाउस के अंदर इतनी बड़ी संख्या में अमोनियम नाइट्रेट इकट्ठा करना किस और इशारा कर रहा है? क्या कोई कॉन्स्पिरेसी थी? किस कारण से अमोनियम नाइट्रेट को यहाँ पर इकट्ठा किया गया, ये अब इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। खाकी बोरियां जिन पर विस्फोटक लिखा हुआ है, और सुलेमान ने ऐसी 10-12 बोरियां नहीं जुटाई बल्कि पूरा ही अमोनियम नाइट्रेट से भरा हुआ था। हो सकता है कि कुछ लोगों को इन बोरियों में खाद होने की बात नजर आए, जैसे दिल्ली धमाके के वक्त नजर आ रही थी। तो उनकी आंखें खोलने के लिए ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। सुलेमान ने जहां ये तथाकथित खाद की बोरियां जुटाई, वो सुनसान इलाका है, खेत के बीच एक घर जहां कोई आता जाता नहीं। अब आपको दिखाते हैं असल में उस घर नुमा आतंकी अड्डे से क्या क्या मिला। तो पुलिस के मुताबिक उस घर से 9,550 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिला। ये 187 बोरों में भरा हुआ था। 5,690 डेटोनेटर बरामद हुए जिनसे विस्फोट किया जाता है। इसके अलावा हजारों मीटर नीले और लाल रंग के वायर मिले। यानी अब इसे समझना कोई बड़ी बात नहीं है कि ये सारा इंतजाम विस्फोट के इरादे से किया गया था। इस विंडो के बाहर से ही मैं पढ़ पा रहा हूँ कि एक्सप्लोजिव इस कार्टून के ऊपर लिखा हुआ है। देखिए EXPLOSIVE एक्सप्लोजिव बाहर से लिखा हुआ है। और इन्हीं कार्टून्स के जरिए वो डेटोनेटर अंदर रखे गए थे। इसी कार्टून के जरिए अमोनियम नाइट्रेट जो है वो रखा गया था। और इन्हीं कार्टून और अलग अलग आप देखेंगे अंदर आपको बोरियां रखी हुई नजर आएंगी। और इसी जगह पर जब पुलिस पहुंचती है, रेड्स कंडक्ट करती है, तो यहाँ से हजारों संख्या में जो अमोनियम नाइट्रेट है उसकी बरामदगी की गई। और यही कारण था कि पुलिस इस पूरे मामले की अब जांच करती नजर आ रही है। सवाल ये है कि चाहे दिल्ली हो या फिर नागौर, अमोनियम नाइट्रेट ही क्यों, किसी और विस्फोटक का इस्तेमाल भी तो किया जा सकता था। तो फिर जिहादी मानसिकता वाले इन लोगों की पहली पसंद आखिर अमोनियम नाइट्रेट क्यों बनी? तो देखिए, अमोनियम नाइट्रेट असल में अमोनिया और नाइट्रिक एसिड से बना हुआ एक कंपाउंड क्रिस्टल है। चीनी जैसे दिखने वाले इस केमिकल का इस्तेमाल खाद और उर्वरक में होता है। और इसी की वजह से अमोनियम नाइट्रेट बाकी विस्फोटकों के मुकाबले ज्यादा आसानी से मिल जाता है। ये एक बेहद खतरनाक केमिकल है जो ज्यादा मात्रा में एक ऐसा भयानक धमाका कर सकता है कि उसके आगे सिलेंडर ब्लास्ट तक फेल है। सिर्फ 150 किलो अमोनियम नाइट्रेट से 3 से 4 किलोमीटर के दायरे में तबाही मच सकती है। इसके धमाके के बाद उस इलाके में इंसान तो दूर की बात, बिल्डिंग तक नहीं बचती। दिल्ली में भी कार के धमाके के बाद आसपास की कई गाड़ियां ब्लास्ट की चपेट में आ गई थी।
ये गाड़ी आप देख रहे हैं बोलेरो गाड़ी है और इसी गाड़ी का इस्तेमाल जो है वो अमोनियम नाइट्रेट को लाने के लिए किया जाता था और इसी गाड़ी में रखकर सुलेमान अमोनियम नाइट्रेट को लेकर फार्म हाउस में पहुंचता था और धीरे धीरे करके उसने तकरीबन 9,550 किलो अमोनियम नाइट्रेट जो है वो इकट्ठा कर लिया। आप देखेंगे पीछे सामान रखने की पूरी जगह है और इस गाड़ी का इस्तेमाल करके वो इस फार्म हाउस तक अमोनियम नाइट्रेट को लेकर पहुंचता था। और इसी वजह से दुनिया भर के आतंकी हमलों में इसका इस्तेमाल होता है। माना जा रहा है कि सुलेमान भी दिल्ली जैसी साजिश को अंजाम देने की फिराक में था। उसके मंसूबे क्या थे, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सुलेमान उस घर में रात के अंधेरे में अमोनियम नाइट्रेट की बोरियां जुटाता था ताकि किसी को भी कोई शक ना हो और वो इसके लिए एक खास गाड़ी का इस्तेमाल करता था। प्राइमरली जो सोर्सिंग इसने की है वो जो है लाइसेंस्ड मैगजीन्स जो होती हैं एक्सप्लोसिव्स की, वहाँ से इसने सोर्सिंग की है। फर्दर सप्लाई इसकी फॉरवर्ड लिंकेज जो है वो लीगल एज वेल एज इलीगल माइनिंग के क्षेत्र में जो लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों को ये सप्लाई करता है और बीच में अपना कमीशन कमाता है। नागौर में इकट्ठा उन बोरियों को देखकर एक बात तो साफ है कि सुलेमान का जिहादी प्लान लंबे समय से चल रहा था। वो शायद दिल्ली से भी बड़े धमाके की कोशिश में था। हालांकि उसका ये प्लान कामयाब होने से पहले ही फेल हो गया। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। इसके बाद पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करेगी क्योंकि शक है कि सप्लाई चेन में कई लोग शामिल हैं, क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट का इतना बड़ा जखीरा जुटाना एक अकेले सुलेमान के बस की बात तो है नहीं। और इसी वजह से सुरक्षा एजेंसियां सुलेमान की इस जिहादी मंडली की तह तक जाने की तैयारी में। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी जिहादी मानसिकता की कुछ तस्वीरें यहाँ पर आज देश के अलग अलग हिस्सों में, शहरों में देखने को आई, जहाँ मौका था बसंत पंचमी के सरस्वती पूजा का, लेकिन मूर्ति विसर्जन के दौरान बिहार के कई हिस्सों में शांति दूत कौम की सरस्वती पूजा को लेकर के जिस तरीके से हंगामा किया वो वाकई में हैरान करने वाला था। क्योंकि बिहार में शहर बदलते रहे लेकिन मानसिकता नहीं बदली। आखिर क्या कुछ हुआ बिहार में और इसके पीछे की सोच क्या रही और किस तरीके से यहाँ पे कुछ लोगों ने माहौल को खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, दिखाते हैं आपको एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। दो व्यक्तियों का मामला है, कोई कम्युनल मामला नहीं है, सामुदायिक मामला नहीं है। स्थिति सामान्य है, यहाँ पे किसी का कोई मामला नहीं है। बिहार में कुछ लोगों के अंदर नफरत का जहर किस कदर घर कर चुका है, इसकी वानगी है ये तस्वीर। ये बिहार का हाजीपुर है, जहाँ सरस्वती पूजा के बाद मूर्ति विसर्जन के लिए निकला जुलूस कुछ लोगों को इतना नागवार गुजरा कि हिंदुओं को घसीट कर मारा गया। इसका सबूत है ये तस्वीरें, जहां एक मस्जिद के ठीक सामने पत्थरों की बारिश की जा रही है। इन पत्थरबाजों के निशाने पर थे हिंदू समुदाय के वो लोग जो थोड़ी देर पहले ही वहां से जुलूस लेकर निकले थे। हिंदू समुदाय के लोगों का आरोप है कि वो सरस्वती पूजा के बाद जुलूस लेकर विसर्जन के लिए आगे बढ़ रहे थे। तभी नवानगर बाजार के पास उनके जुलूस को रोक लिया गया। मुस्लिम आबादी वाले उस इलाके से जुलूस को आगे बढ़ने नहीं दिया गया। इसके बाद पुलिस की मौजूदगी में जुलूस वहां से निकला। जुलूस निकाल रहे लोगों को लगा कि मामला खत्म, शांति से हो गया, लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि मस्जिद के पास जिन लोगों ने रास्ता रोका था उनके दिमाग में गहरी साजिश चल रही थी। उन्होंने लौटते वक्त एक हिंदू को निशाना बनाया, उसे बुरी तरह पीटा, मार मार कर अधमरा कर दिया। इसके बाद जब कुछ लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो घरों से डंडे और पत्थर चलने शुरू हो गए। बवालियों ने सड़क पर मौजूद गड्ढे के बहाने पहले तो तू मैं की, फिर हाथापाई पे उतर आए। स्थिति सामान्य है, यहाँ पे किसी तरह कोई लॉ ऑर्डर नहीं है, सभी लोग का बयान लिया गया। अभी 7 लोग का नामजद किया गया है और लगभग 5 से 10 अज्ञात हैं। हम लोग भी सब पे छापेमारी किए हैं, सब फरार चल रहे हैं। हम लोग लगातार फिर इसमें गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रहे हैं। ये तस्वीर बिहार में किसी एक जगह की होती तो और बात थी। ये बवाली मानसिकता बिहार के कई हिस्सों में ऐसी फैली कि हिंदुओं का त्योहार खून से लाल हो गया। जमुई के हरनी गांव में आस्था के जुलूस से कुछ लोगों को इतनी नफरत हो गई कि उसे रोकने के लिए वो तलवारें लेकर निकल पड़े। हिंदुओं पर लाठियों से हमला हुआ।
उन पर पत्थरों की बौछार की। जमुई में हालात इतने बिगड़ गए कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की भारी भरकम टीम तैनात करनी पड़ी। इस बवाल के बाद 5 लोगों को हिरासत में भी लिया गया ताकि गांव में मौजूद हालात पर कंट्रोल पाया जा सके। नफरत और जिहादी मानसिकता की कुछ तस्वीरें दरभंगा से भी सामने आई हैं। वहां तो स्पीकर पर बजता राम का नाम कुछ नफरती लोगों के कान के पर्दों पर कांटे की तरह चुभा। हिंदू पक्ष का आरोप है कि इलाके के कुछ मुस्लिमों ने रात के वक्त स्पीकर पर राम जी के गाना बजाने पर आपत्ति जताई। विवाद की स्थिति बढ़ते देख हिंदू पक्ष ने स्पीकर बंद करवा दिया, लेकिन जब अगले दिन विसर्जन का जुलूस निकाला जा रहा था, तभी मुस्लिम पक्ष के कुछ लोगों ने जुलूस पर पत्थरबाजी कर दी। यानी चाहे आप स्पीकर बजाएं या हटाएं, शांति रखने की कोशिश करें या ना करें, जिसके दिमाग में जहर है उसका कोई इलाज नहीं। स्पीकर हटाने के बावजूद पत्थरबाजी हुई और उन्होंने की जो खुद दिन में 5 बार स्पीकर पर नमाज अदा करते हैं। तो बात साफ है कि स्पीकर समस्या नहीं है, राम के नाम से समस्या है, हिंदुओं के त्योहार से। और इसकी वजह है गजवाई हिंद वाली वो मानसिकता जो मुल्ले मौलवियों ने लोगों के दिमाग में ठूंस रखी है। जब तक उसका इलाज नहीं होता, तब तक चाहे बिहार हो या महाराष्ट्र, बंगाल हो या कश्मीर, मस्जिदों से पत्थरबाजी की घटनाएं नहीं थमने वाली। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब आपको बिहार के बाद महाराष्ट्र की खबर दिखाते हैं, जहां पे आपको ये बताया जाएगा कि जिहाद का जहर सिर्फ हिंदुओं के खिलाफ नहीं है, देश की जय जयकार भी जिहादियों को चुभने लगी है। मुंबई के घाटकोपर इलाके में कुछ बच्चों ने गणतंत्र दिवस के मौके पर तिरंगा रैली निकाली, जिससे नाराज कट्टरपंथियों ने बच्चों को तो धमकाया ही, मां बाप के साथ मारपीट तक की। इसके बाद इलाके में तनाव फैल गया, लेकिन आखिर विवाद शुरू कहां से हुआ और फिलहाल ताजा हालात कैसे हैं, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। मारा ज्यादा मुझे ही मारा गया था, यहाँ कट गया है, ये हाथ पे मारा, ये देखिए पूरा हाथ सूजा हुआ है मेरा। एक दिन पहले भारत अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा था। दिल्ली में परेड हुई। भारत के गणतंत्र दिवस पर सारी दुनिया से बधाइयां आई। विदेशियों तक ने भारत माता की जयकार की। देश के कोने कोने में राष्ट्रगान गाया गया। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा। लेकिन इसी राष्ट्र के मराठा यानी महाराष्ट्र में कुछ लोगों को भारत माता की जयकार से दिक्कत हो गई। मुंबई के घाटकोपर में मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों पर यह आरोप लगा कि उन्होंने तिरंगा यात्रा निकाल रहे कुछ बच्चों को वंदे मातरम कहने से रोका। हमारे कल 26 जनवरी थी, तो कल हमारे घर के और हमारी चाली के कुछ बच्चे लोग तिरंगा लेके तिरंगा यात्रा लेके गली में घूम रहे थे और भारत माता के जय जय हिंद के नारे लगा रहे थे। तो हमारी चाली में पीछे एक मुस्लिम का दुकान है, लेडीज टेलर है, अजीज करके उसका नाम है। तो उसने उस तिरंगा यात्रा को रुकवाया और बच्चे लोग को वहाँ से डरा धमका के भगाया कि आप यहाँ पे तिरंगा यात्रा नहीं निकालने का और यहाँ पे भारत माता की जय नहीं बोलने का। बच्चों के परिवार वाले ने तो ये भी दावा किया कि जब उन्होंने इस बात का विरोध जताया तो उनके साथ भी बदतमीजी की गई। उनमें से कई लोगों को तो ये तक कह दिया गया कि इस इलाके में वंदे मातरम नहीं चलेगा। बच्चे लोग ना इधर से ऐसा जा रहे थे, तो पहले उसने ऐसा आग दिखाया और बोला कि यार तुम लोग वंदे मातरम मत बोलो। बच्चे लोग हमारे डर गए, वापस आए, फिर रिटर्न जाने लगे ना, फिर उसने डंडा फेंक के मारा, बोला वंदे मातरम इधर बोलने का नहीं। गोवा में आज इंडिया एनर्जी वीक कार्यक्रम का शुभारंभ हो गया। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि अगले 2 दशकों में ग्लोबल एनर्जी डिमांड में होने वाली बढ़ोतरी में भारत की हिस्सेदारी 35% तक होगी। गोवा में आज से इंडिया एनर्जी वीक के चौथे संस्करण की शुरुआत होगी। पीएम मोदी ने वर्चुअली कार्यक्रम का उद्घाटन किया। गोवा में जुटे दुनिया के करीब 125 देशों के प्रतिनिधियों के सामने पीएम मोदी ने एनर्जी सिक्योर और सस्टेनेबल फ्यूचर पर दुनिया को दिशा दिखाई। एनर्जी प्रोडक्ट्स की डिमांड लगातार बढ़ रही है। इसके अलावा भारत दुनिया की डिमांड पूरी करने के लिए भी बेहतरीन अवसर उपलब्ध करता है। आज हम दुनिया में
पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के टॉप 5 एक्सपोर्टर्स में से एक हैं। दुनिया के 150 से ज्यादा देशों तक हमारी एक्सपोर्ट कवरेज है और भारत की ये क्षमता आपके बहुत काम आने वाली है। इंडिया एनर्जी वीक 27 जनवरी से शुरू होकर 30 जनवरी तक चलेगा। इस दौरान दुनिया भर से आए प्रतिनिधि एनर्जी सेक्टर पर अपने अपने विचार रखेंगे। कार्यक्रम में 120 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि, 700 से ज्यादा एग्जीबिटर और ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े करीब 75,000 लोग हिस्सा ले रहे हैं। इंडिया एनर्जी वीक के चौथे संस्करण की मेजबानी ONGC का एडवांस्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कर रहा है। पीएम मोदी ने एनर्जी वीक के प्लेटफॉर्म को पार्टनरशिप्स एक्सप्लोर करने की बहुत ही उत्तम जगह बताई। बहुत ही कम समय में डायलॉग और एक्शन का एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म बनकर उभरा है। एनर्जी वीक का ये प्लेटफॉर्म हमारी पार्टनरशिप को एक्सप्लोर करने का बहुत ही उत्तम स्थान है। कार्यक्रम में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और यूएई के उद्योग मंत्री सुल्तान अहमद अल जाबेर भी शामिल हुए। भारत हर फील्ड में अपनी पहचान बना रहा है। ग्लोबल मंचों पर भारत की धमक सुनाई दे रही है। ऐसे में इंडिया एनर्जी वीक जैसे कार्यक्रम का मकसद ग्लोबल एनर्जी के क्षेत्र में खुद को टॉप पर स्थापित करना भी है। छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी है। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए रिपब्लिक भारत। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।